हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश साक अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर मैं आपके लिए कंप्यूटर की श्रृंखला जो चला रहा हूं उसका तीसरा भाग लेकर आया हूं। आज मैं आपको कंप्यूटर की जो जनरेशन है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में बताने वाला हूं। 5 पीढ़ियां अब तक कंप्यूटर की आ चुकी हैं और उन 5 पीढ़ियों में कंप्यूटर का क्या क्या विकास हुआ है। चूंकि कंप्यूटर विकास वाला चैप्टर चल रहा था, पिछले वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं और उससे आगे वाला भाग आज ये कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियां हैं और कंप्यूटर का जो वर्गीकरण बताया था उसके बारे में चर्चा आज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो छात्र दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कंप्यूटर बहुत अत्यंत जरूरी है। चूंकि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर से और 10 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं। पूरे 10 क्वेश्चन हल करवा दूंगा आपके इन वीडियोज के माध्यम से, इनको आप देखते रहिए। और स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं, जिन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था, जो वर्तमान में जिन्हें कंप्यूटर कहा जाने लगा है। तो वही मशीन एनालिटिकल इंजन जो था और डिफरेंस इंजन जो था, उसी का विकास होते होते आज 5 पीढ़ियों को प्राप्त कर चुका है कंप्यूटर। 5 पीढ़ियों का जो विकास है वो कैसे कैसे हुआ है, इस दौरान क्या क्या हुआ। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में उन कंप्यूटरों को रखा गया है जो वैज्ञानिकों ने सबसे पहली बार बनाए थे। आकार में बहुत बड़े बड़े थे, बहुत बिजली खर्च करते थे, बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे जिनसे बहुत गर्मी निकलती थी और बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती थी। इन सारी विशेषताओं को हम यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का टाइम ड्यूरेशन क्या रहा। तो वो स्टूडेंट्स रहा 1942 से 1955 तक। 1942 से 1955 के बीच जिन कंप्यूटरों का विकास हुआ वो कंप्यूटर कहलाए पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, नहीं फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन के कंप्यूटर। तो इसमें क्या हुआ कि निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब लगती थी बहुत बड़ी सी, जैसे आज देखते हैं कंप्यूटर हमारे TFT पे आ गए हैं, LCD पे आ गए हैं, चपटे टाइप के हैं। ये बहुत बड़े आकार के वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती थी और उससे कंप्यूटर में उसमें इलेक्ट्रिक पावर दी जाती थी और तब वो चलता था। इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर जो बनाते थे, प्रोग्रामिंग जो होती थी, उसमें मशीनी भाषा थी और निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग की भाषा में सॉफ्टवेयरों का निर्माण किया जाता था। मतलब क्वालिटी इतने आज की तरह नहीं थी, क्वालिटी काफी डाउन थी। जैसे कि आज हम IC चिप्स का प्रयोग कर रहे हैं, जब से माइक्रो प्रोसेसर आया है, IC चिप्स आए हैं, तब से मेमोरी के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था हो गई है। स्टोरेज काफी मात्रा में किया जा सकता है, जबकि उस समय पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या था कि स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। ठीक, और ही साथ साथ कंप्यूटर की गणना का जो समय होता था या उसकी जो स्पीड होती थी, मिली सेकेंड में चलती थी। अब स्पीड बहुत बढ़ गई है। अभी देखते चलेंगे कौन सी स्टेज में, कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर ने क्या क्या विकास किया है। और स्टूडेंट्स, उन दिनों जो कंप्यूटरों का निर्माण किया गया था उनका जो मुख्य उपयोग होता था वो वैज्ञानिक अनुसंधानों और सैन्य कार्यों में प्रयोग किया जाता था। सैन्य कार्यों के, रक्षा संबंधी कार्यों के लिए और अनुसंधान संबंधी कार्यों के लिए कंप्यूटर्स का प्रयोग उस समय किया जाता था। आकार बहुत बड़ा होता था और ऊर्जा की भी बहुत अधिक मात्रा में खपत होती थी। काफी खर्चीले होते थे ये पहली जनरेशन के कंप्यूटर। भंडार क्षमता बहुत कम, चूंकि पंच कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, पेपर टेप का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चित बात है कि भंडार की क्षमता जो थी, स्टोरेज कैपेसिटी काफी कम होती थी।
साथ ही साथ स्पीड भी काफ़ी कम होती थी। इसके अलावा भी सब कुछ होने के साथ साथ सबसे बड़ी कमी ये थी कि त्रुटि होने की संभावना बनी रहती थी। इतना अच्छी तरह से उसको विकसित नहीं कर पाए थे हमारे वैज्ञानिक कि उसमें त्रुटि होने की संभावना बनी रहती थी और अधिक बिजली खर्च होने के कारण और भी संसाधन जुटाना पड़ता था, तो इसका संचालन ना बहुत ही खर्चीला हुआ करता था। काफी एक्सपेंसिव थे ये उस समय। आकार तो इतने बड़े बड़े थे कमरों की भांति, जैसे पूरे पूरे कमरे हों इस तरीके से। कई लोग उसमें लगते थे, एक इधर लग रहा है, उधर से बटन दबा रहा है, उधर से लीवर उठा रहा है, इस तरीके से कंप्यूटर को उन दिनों चलाया जाता था। फिर क्या होता है, जो इस समय मशीनी भाषा और निम्न स्तरीय भाषा में प्रोग्रामिंग हो रही थी, उसी दौरान इसी टाइम ड्यूरेशन में 1942 से 55 के बीच 1952 में डॉक्टर ग्रेस हापर ने एक नई कंप्यूटर भाषा का आविष्कार कर दिया, जिसे असेंबली भाषा कहा गया है। इस असेंबली भाषा से प्रोग्रामिंग करना आसान हो गया। अभी इसी असेंबली भाषा को हम अगली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी यहाँ असेंबली भाषा स्टार्ट हो गई है और प्रोग्रामिंग करना थोड़ा आसान हो गया है। तो इस पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें एनिएक, यूनिवैक और मार्क फर्स्ट, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स के उदाहरण आप समझ सकते हैं। इन कंप्यूटर्स को मैंने दूसरे वीडियो में पढ़ा दिया है। इन कंप्यूटर्स के बारे में जिन छात्रों ने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल पर आकर दूसरा वीडियो देख लें। आज ये तीसरा वीडियो है, तो दूसरे वीडियो में ये एनिएक, यूनिवैक, मार्क फर्स्ट सारे कंप्यूटर्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, पहली जनरेशन के बाद कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन का जो विकास होता है उसमें देखिए क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन तो सबसे मेन परिवर्तन ये हुआ है कि निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का उपयोग शुरू हो गया। पहली जनरेशन जो हमारी 1955 तक चली, 1955 से लेकर 1964 तक के टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या विकास हुआ है कंप्यूटर में। तो सबसे पहला विकास ये हुआ कि जो निर्वात ट्यूब लगी थी बहुत बड़ी, जो बहुत बिजली की खपत करती थी, साथ में बहुत गर्मी पैदा करती थी। जहां लगता था कंप्यूटर, निर्वात ट्यूब उस जगह इतना गर्मी का माहौल बना देती थी कि वहां पर एसी लगाने पड़ते थे, एयर कंडीशनर लगाना पड़ता था, वातानुकूलित स्थिति पैदा करनी पड़ती थी। तो उससे बचने का प्रयास जो किया वो सफल हो गया और सेमीकंडक्टर पदार्थ जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके बने हुए सेमीकंडक्टर का बना ट्रांजिस्टर जो है, ये सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं, इनसे बने ट्रांजिस्टरों का उपयोग शुरू हो गया और निर्वात ट्यूब का कैंसिल कर दिया गया यहां। साथ ही साथ जो असेंबली भाषा का पहली जनरेशन में विकास हो गया था, उसी असेंबली भाषा का उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की जाने लगी। और स्टूडेंट्स देखिए कितना जल्दी विकास हुआ है, हर जनरेशन में कितना कितना विकास हुआ है। जिस पहली जनरेशन में हम स्टोरेज के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल कर रहे थे, आज वहां पे भंडारण के लिए हम मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुंबकीय भंडारण क्षमता पैदा कर ली गई है, मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग कर रहे हैं। ये मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क के प्रयोग करने से क्या हुआ कि भंडारण क्षमता में वृद्धि हो गई, स्पीड में वृद्धि हो गई। मिली सेकंड की बजाय माइक्रो सेकंड में कंप्यूटर की गति को मापा जाने लगा। कंप्यूटर की स्पीड बहुत बढ़ गई है। कहां मिली सेकंड, मिली सेकंड होता था 1 सेकंड का 1000वां भाग, 1000वां भाग, जबकि माइक्रो सेकंड होता है 1 सेकंड का 10 लाखवां भाग।
स्पीड कितनी गुनी बढ़ गई है, हिसाब लगाइएगा आप। मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में आ गए। और स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर केवल वैज्ञानिक अनुसंधान और सैन्य कार्यों के लिए, रक्षा कार्यों के लिए यूज किए जा रहे थे, वो कंप्यूटर अब व्यवसाय और उद्योगों में प्रयोग किए जाने लगे हैं। केवल सैन्य कार्यों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ही नहीं, अब तो व्यावसायिक कार्यों में, औद्योगिक इंडस्ट्रीज में भी कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाने लगा है। असेंबली भाषा जिसका प्रयोग कर रहे थे, उससे और आगे बढ़कर सॉफ्टवेयर में कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास कर लिया गया। और इसका विकास करने का जो श्रेय है वो IBM कंपनी को है। IBM कंपनी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। IBM एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। पूछा गया स्टूडेंट परीक्षा में कई बार कि IBM का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। और कोबोल जो भाषा है, कोबोल जो उच्च स्तरीय भाषा है, उसका फुल फॉर्म यहां दिया गया है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और फोर्ट्रान का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, जो ट्रांजिस्टर बनाए जा रहे हैं वो सिलिकॉन के और जर्मेनियम के बने हुए हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार हुआ है वो 1947 में जॉन वार्डिन, विलियम शाकले एवं वाल्टर ब्रेटन ने किया था। अब स्टूडेंट चलते हैं हम तीसरी पीढ़ी की ओर। तीसरी पीढ़ी में क्या विकास होता है? सबसे पहले तीसरी पीढ़ी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1964 से 1975 तक का समय। ये वो समय है स्टूडेंट्स जब कंप्यूटर ने बहुत तीव्रता से बहुत अच्छा विकास किया और उसका प्रसार भी बहुत बढ़ गया। तो देखें क्या क्या हुआ है कि जहां निर्वात ट्यूब चल रही थी पहली जनरेशन में, उसे हटा दिया गया, ट्रांजिस्टर आ गए। अब स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर भी हटा दिए गए हैं और ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया जाने लगा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जिन्हें हम IC चिप कहते हैं, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती हैं, सेमीकंडक्टर पदार्थों की बनी होती हैं, जिनकी भंडार क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई इनके आने से। तो और कंप्यूटरों का रूप भी छोटा हो गया। जो बड़े बड़े कंप्यूटर थे उनसे छोटे छोटे कंप्यूटर बनने लगे, आकार में बहुत कमी आ गई है। साथ ही साथ इनपुट और आउटपुट के उपकरणों के रूप में कीबोर्ड और मॉनिटर का भी प्रयोग आरंभ हो गया है। कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाने लगा है, मॉनिटर का भी विकास हो गया है, उसका भी उपयोग आरंभ हो गया है। सेमीकंडक्टर को भंडार उपकरणों के रूप में विकास कर लिया गया। जो अर्धचालक थे जर्मेनियम और सिलिकॉन के बने हुए, उसका प्रयोग जो है स्टोरेज के रूप में किया जाने लगा। IC चिप जो बन गए हैं उनमें रैम बना दिया गया है। रैम के कारण कंप्यूटर की गति में तीव्र वृद्धि हो गई है, तेजी से गणना करने लगा है, गणना की स्पीड बहुत बढ़ गई है और इस गणना का जो समय है वो अब नैनो सेकंड में मापा जाने लगा है। अभी तक मिली सेकंड में था, फिर माइक्रो सेकंड में हुआ, अब स्पीड जो है नैनो सेकंड में आ गई है। 1 नैनो सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻9 सेकंड। अब कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक व व्यक्तिगत उपयोग में भी आरंभ हो गया है। जहां पहले रक्षा कार्यों के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए उपयोग हो रहा था, फिर व्यावसायिक कार्यों और उद्योगों में उपयोग हो रहा था, अब व्यक्तिगत उपयोग भी होने लगा है। उच्च स्तरीय भाषाओं में अभी तक हम उच्च स्तरीय असेंबली भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उसके बाद कोबोल और फोर्ट्रान का भी इस्तेमाल कर रहे थे।
अब एक और भाषाएं विकसित की गई हैं, PL1, पास्कल और बेसिक। इन उच्च स्तरीय भाषाओं का भी विकास कर लिया गया है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हो गया है। साथ ही साथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री शुरू हो गई है। अब कंज्यूमर को अपने आवश्यकता के अनुसार मिलने लगे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है परचेज कर लीजिए, जिस हार्डवेयर की आवश्यकता है परचेज कर लीजिए और अपने कंप्यूटर का उपयोग करते रहिए आराम से। 1965 में पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PPD का विकास कर दिया गया है। जहां बड़े बड़े कंप्यूटर चल रहे थे, बहुत बड़ा आकार था, वहां पर अब वैज्ञानिकों ने मिनी कंप्यूटर बना लिए हैं। मिनी कंप्यूटर आ गए हैं। पहला मिनी कंप्यूटर PPD-8, इसका विकास हो गया है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर जो बात चल रही थी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, परीक्षा में बहुत बार IC चिप का पूरा नाम पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, पूरा नाम यह है, IC चिप्स का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। और स्टूडेंट, साथ में जब इतनी बात आई गई है तो यह भी जान लो कि IC चिप का जो विकास है, आविष्कार है, वो 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नोई द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है IC चिप के विषय में। फुल फॉर्म और इसके आविष्कारक कौन है, किसने IC चिप का विकास किया है। IC चिप के आने से कंप्यूटर के आकार छोटे हो गए। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के बाद चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में भी विकास की जो गति है वो कम नहीं हुई है। कंप्यूटर का विकास लगातार बढ़ रहा है, दिनों दिन विकास होता चला जा रहा है। नित्य नए आयाम दिए जा रहे हैं, उसको नया रूप दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स का जो ड्यूरेशन है, पीरियड है, वो 1975 से 1989, 1975 से लेकर 1989 तक चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे कंप्यूटरों का काल है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंटेल माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, इंटेल 4004 नामक माइक्रो प्रोसेसर आया था। इसी के साथ उसका प्रयोग यहाँ शुरू कर दिया गया है, जिससे छोटे कंप्यूटरों का निर्माण शुरू हुआ है। गणना का समय भी बहुत तेज हो गया है। अब कंप्यूटर की गणना का जो समय है उसको पिको सेकंड में मापे जाने लगा है। उसका मापन पिको सेकंड में होने लगा है। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से कंप्यूटर अत्यंत ही छोटा हो गया है, इतना छोटा हो गया है कि हाथ में लेकर चला जा सकता है, कहीं भी रखकर उसको उपयोग में लाया जा सकता है। मल्टीटास्किंग के कारण एक साथ कई कार्य संपन्न होने लगे हैं। अब कंप्यूटर ऐसा नहीं रह गया है कि एक बार में एक ही काम होगा, एक बार में कई कार्य एक साथ संपन्न होते हैं। इसे बोलते हैं मल्टीटास्किंग। एक साथ कई कार्य संपन्न हो रहे हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर, जिसे हम PC बोल देते हैं, PC का विकास किया जा चुका है। चौथी पीढ़ी के दौरान PC का विकास हो गया है। पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर जिसे कहते हैं, सेमीकंडक्टर को मेमोरी के रूप में यूज करने लगे हैं। अभी तक पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप का जो यूज हो रहा था उन्हें साइड कर दिया गया है। अब मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों का प्रयोग किया जाने लगा है, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, उनका प्रयोग किया जाने लगा है। IC चिप जो आ गए हैं, चिप वो अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं, उन्हीं को अब मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। कंप्यूटर नेटवर्क भी शुरू कर दिया गया है, LAN का प्रयोग कर दिया है, WAN का प्रयोग का विकास हो गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में LAN और WAN का विकास हो गया है। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का भी विकास कर लिया है। 1981 में IBM कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर नामक जो है PC का विकास किया था।
पर्सनल कंप्यूटर का विकास किया था, जिसे व्यक्तिगत कंप्यूटर भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग हो गया है, जिससे काम करना बहुत आसान हो गया है, सरल हो गया है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, विकास अभी थमा नहीं, लगातार जारी है और ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार कर दिया गया, जिसमें MS DOS, MS विंडोज और एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास किया गया है चौथी पीढ़ी के दौरान। और साथ ही साथ एक उच्च स्तरीय भाषा C भाषा का भी विकास वैज्ञानिकों ने कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आती है अंतिम और पांचवी पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1989 से अब तक। आज जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, जो कुछ विकास हो चुका है वो हमारे सामने है और वो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास किया गया है, जिससे कंप्यूटर और छोटे हो गए हैं। पाम टॉप लैपटॉप, पाम टॉप हथेली पर रखने वाले जो एंड्रॉयड हुए हैं, ये जो मोबाइल फोन है, ये सब आपके कंप्यूटर का ही रूप है। अत्यंत छोटे हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास हो गया है इस पीढ़ी में। मल्टीमीडिया और एनिमेशन के आ जाने से, लेटेस्ट कंप्यूटर में मल्टीमीडिया और एनिमेशन के आ जाने से इसका उपयोग शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में भी काफी हद तक बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। इंटरनेट, सोशल मीडिया आ गई। इंटरनेट, सोशल मीडिया के आ जाने से सूचनाओं के आदान प्रदान करने के क्षेत्र में कंप्यूटर के माध्यम से क्रांति आ गई। पांचवी पीढ़ी में सूचना के क्षेत्र में क्रांति आ गई है भाई। और भंडारण जो अभी तक चल रहा था, उस भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क आ गए हैं, जैसे CD, DVD, ब्लूरे डिस्क आदि का उपयोग भंडारण क्षमता के लिए किया जाने लगा है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, इंटरनेट, ईमेल और www का विकास भी हो गया है, जिससे कंप्यूटर की महत्ता और अधिक बढ़ गई है और इसका उपयोग भी बहुत अधिक बढ़ गया है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे 5 पीढ़ियां कंप्यूटर की, 5 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जो विकास पीढ़ियों के दरमियान हुआ है वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अभी भी 5 पीढ़ियां पूरी होने के बाद विकास नहीं रुका है। विकास सतत रूप से जारी है और अगली पीढ़ी और आने को है। अगली पीढ़ी में बहुत तीव्र गति से गणना करने वाला नैनो कंप्यूटर आने वाला है। कल्पना की जा चुकी है नैनो कंप्यूटर की संभावना है। इसके साथ ही क्वांटम कंप्यूटर, DNA कंप्यूटर और केमिकल कंप्यूटर अभी अगली पीढ़ी के आने वाले कंप्यूटर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इसके जो कंप्यूटर के और कैटेगरी हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक, सुपर कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स, इनके बारे में अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।